हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी प्लान। आज हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 की, जो कि है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इससे संबंधित एक वीडियो हम पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वो था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और इसी क्रम को जारी रखते हुए हम अगला जो प्रकार है वियोजन अभिक्रिया, उस पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया जब एक यौगिक विशेष परिस्थिति के कारण, जब कोई यौगिक विशेष परिस्थिति के कारण किसी दो या दो से अधिक परमाणुओं अथवा यौगिकों में वियोजित हो जाता है। जब कोई यौगिक किसी विशेष परिस्थिति के कारण दो या दो से अधिक परमाणुओं या यौगिकों में वियोजित हो जाता है, तो इस क्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, और यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो चलिए, जब एक यौगिक विशेष परिस्थिति के कारण दो या दो से अधिक परमाणुओं अथवा यौगिकों में वियोजित हो जाता है, तो इस क्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जब हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड का गर्म करते हैं, जब हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करते हैं, तो यह अपने परमाणुओं में टूट जाती है। जब हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करते हैं, तो यह मरकरी और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाती है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन परमाणु है वो इधर 2 हैं, और इधर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 है, इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और इधर जो अब मरकरी है, इसके जो परमाणुओं की संख्या है वो 2 है, और इधर 1 है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस प्रकार जो दोनों ओर के जो परमाणु हैं उन दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी। तो चलिए इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं, CaCO3। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और ये मरकरी, मैं चलिए इनका नाम लिख देता हूं, मरकरी, ऑक्सीजन, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ये कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब हम एक यौगिक को किसी विशेष परिस्थिति के कारण दो या दो से अधिक परमाणुओं अथवा यौगिकों में वियोजित कर दें, तो इस प्रकार की जो क्रिया कहलाएगी वो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। यानी यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया ये होती है कि जब हम इस पदार्थ से ये प्राप्त कर लें, तो हम फिर से पुनः इन दोनों से ठंडा करने पर ये हमको प्राप्त हो जाए, तब हम इसको ही उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं।
अभी हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ थोड़ा बड़ा करके नहीं बताऊंगा, थोड़ा शॉर्ट में ही मैं आपको समझा देता हूँ। वियोजन अभिक्रिया, अब हम बात करने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया के प्रकार की। वियोजन अभिक्रिया के जो प्रकार हैं वो वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया और नंबर 2 विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम आयनिक वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। नंबर 1 जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जब एक यौगिक ऊष्मा अथवा ताप के प्रभाव से, जब कोई यौगिक ऊष्मीय अथवा ताप के प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में विघटित हो जाता है तो इसे हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई यौगिक विशेष परिस्थिति के कारण दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है तो इसे हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया या तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जब हम NH4Cl का, जब हम अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं, जब हम अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो NH3 प्लस HCl, अर्थात जब हम अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो हमें अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। और जब हम इसको पुनः ठंडा करते हैं, जब हम इसको पुनः ठंडा करते हैं तो हमको अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जो यह अभिक्रिया है यह भी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमको PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म करते हैं तो हमें फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस Cl2 क्लोरीन गैस हमको प्राप्त हो जाती है। और जब हम फिर से इन PCl3 को और क्लोरीन को जब हम ठंडा करते हैं तो हमें फिर से जो है PCl5 प्राप्त हो जाता है, इसलिए हम इसको भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। तो चलिए मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या क्या होती है। जब एक यौगिक ऊष्मा अथवा ताप के प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है तो इसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि अमोनियम क्लोराइड जो है जब इसको गर्म किया जाता है तो ये अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में टूट जाता है, और इसी प्रकार जब PCl5 को गर्म किया जाता है तो ये PCl3 और प्लस क्लोरीन में टूट जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया के दूसरे प्रकार की, जो कि है विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया। विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। जब कोई एक बड़ा यौगिक किसी विद्युत के प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाता है या वियोजित हो जाता है तो इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया या आयनिक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई यौगिक विद्युत के प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है या फिर वियोजित हो जाता है तो इस क्रिया को हम विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया या आयनिक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इसको भी हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जब हम NaCl का जब हम NaCl में विद्युत का प्रवाह करते हैं तो यह Na प्लस और Cl माइनस में वियोजित हो जाता है। जब हम NaCl का, जब हम सोडियम क्लोराइड का अर्थात नमक का, इसको सोडियम क्लोराइड, जब हम सोडियम क्लोराइड का
जब हम सोडियम क्लोराइड में विद्युत प्रवाह करते हैं तो सोडियम प्लस क्लोरीन में जो है ये वियोजित हो जाता है। तो चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं। विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया, जब एक यौगिक विद्युत के प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है तो इस क्रिया को विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जब हम NaCl में विद्युत का प्रवाह करेंगे तो ये Na+ और Cl- में वियोजित हो जाता है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आप सभी ने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक का अणु किसी दूसरे यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तथा उसका स्थान पर स्वयं आ जाता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी एक यौगिक का अणु किसी दूसरे यौगिक के परमाणु या यौगिक के परमाणुओं के समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है और उसकी जगह स्वयं आ जाता है, यह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जब हम फेरस की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं कि जब हम फेरस अर्थात इसको लोहा बोलते हैं, लोहा और कॉपर सल्फेट का विलयन, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। जब हम फेरस को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाते हैं या फेरस सल्फेट की क्रिया कॉपर सल्फेट के विलयन से कराते हैं तो हमको फेरस सल्फेट प्लस कॉपर प्राप्त होता है। तो ये जो फेरस था इसने कॉपर को विस्थापित कर दिया और कॉपर की जगह खुद स्वयं आ गया, यानी फेरस ने जो है कॉपर को विस्थापित कर करके कॉपर की जगह ग्रहण कर ली। इसलिए ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो चलिए उदाहरण को एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जब फेरस की क्रिया कॉपर सल्फेट के विलयन से कराई जाती है तो जो फेरस है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है और स्वयं इसकी जगह आ जाता है। इस प्रकार फेरस सल्फेट और हमें कॉपर प्राप्त होता है। तो चलिए एक और उदाहरण देखते हैं हम। जब हम जिंक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाते हैं, या बोल सकते हैं जब हम जिंक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डालते हैं तो जो जिंक है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, अर्थात बन जाता है ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इस प्रकार जो Zn ने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और हाइड्रोजन की जगह इसने खुद ने ग्रहण कर ली। इसलिए यह भी एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो चलिए अब जो हमारा अभिक्रिया का नया प्रकार है उसका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो चलिए अब हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी अर्थात इसका मतलब होता है कि जिसमें ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो, यानी निकलना, ऊष्मा जिसमें हमें मिले, प्राप्त हो। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ साथ हमें ऊष्मा भी प्राप्त हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है या हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो चलिए हम इसको भी एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है जब हम हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं। जब हम हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो हमें हाइड्रोजन क्लोराइड अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है
यहाँ पर जो हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है वो 2 है, और इधर जो क्लोरीन परमाणुओं की संख्या है वो 2 है, और यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें तो दोनों और जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु हैं उनकी संख्या समान हो जाएगी। इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण भी कहलाएगा। और जो हमको प्राप्त होता है यहाँ पर प्लस में जो प्राप्त होता है वो हमको यहाँ पर ऊष्मा प्राप्त होती है, और वो ऊष्मा होती है 44 किलो कैलोरी। जो हमको ऊष्मा प्राप्त होती है वो ऊष्मा होती है 24 किलो कैलोरी। तो चलिए इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि जब हम हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं, जब हाइड्रोजन गैस की क्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है तो हमको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है, और साथ ही साथ हमको 2400 किलो कैलोरी ऊष्मा भी जो है इसमें से उत्सर्जित होती है। चलिए अब हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, जब हम हाइड्रोजन की क्रिया, जब हम हाइड्रोजन गैस की क्रिया ऑक्सीजन गैस से कराते हैं, जब हम हाइड्रोजन गैस की क्रिया ऑक्सीजन गैस से कराते हैं तो हमको जल प्राप्त होता है, और साथ ही साथ 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। तो चलिए इसको लिखते हैं। जब हम हाइड्रोजन गैस की क्रिया ऑक्सीजन गैस से कराते हैं, जब हम हाइड्रोजन गैस की क्रिया ऑक्सीजन गैस से कराते हैं तो हमें जल प्राप्त होता है, तथा साथ ही साथ हमको 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है हमको प्राप्त होती है। ये क्या है? ऊष्मा है। और यहाँ पर जो ये 44 किलो कैलोरी है ये भी ऊष्मा है। ये जल है। और जो हमको ये यहाँ पर प्राप्त हुआ इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस प्रकार से जब हम हाइड्रोजन गैस की क्रिया ऑक्सीजन गैस से कराते हैं तो हमको जल प्राप्त होता है और 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं वो 2 हैं, लेकिन जो इधर भी 2 इधर भी 2, लेकिन जो ऑक्सीजन के परमाणु हैं वो इधर 2 हैं इधर 1 है, इसलिए हमें यहाँ 2 से गुणा करनी होगी। अब जो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है वो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाती है, और ऑक्सीजन की संख्या 2 एकम 2। तो जो ऑक्सीजन है वो इस समय संतुलित है, लेकिन जो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन की संख्या इधर 4 है इधर 2 है, तो हमें यहाँ पर लगाना होगा 2। अब जो है ये रासायनिक समीकरण जो है संतुलित हो चुकी है। चलिए अब हम बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। जब ऊष्माक्षेपी जस्ट ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अपोजिट होती है, यानी उल्टा होती है। यानी जिस प्रकार ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा था उसी प्रकार इसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा, यानी इसमें ऊष्मा खत्म होगी यानी समाप्त होगी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा के, जिसमें उत्पाद के साथ साथ हमें ऊष्मा का अवशोषण देखने को मिलता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद प्राप्त होने पर ऊष्मा अवशोषित होती है, अर्थात ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम नाइट्रोजन गैस की क्रिया आयोडीन गैस से करते हैं, जब हम नाइट्रोजन गैस की क्रिया आयोडीन गैस से करते हैं तो हमें नाइट्रोजन आयोडाइड प्लस में कुछ ऊष्मा जो है माइनस जो ऊष्मा होती है कुछ, उसका अवशोषण होता है 12 किलो कैलोरी ऊष्मा का जो है यहाँ पर अवशोषण होता है। जब हम नाइट्रोजन गैस की क्रिया आयोडीन गैस से करते हैं तो नाइट्रोजन आयोडाइड प्राप्त होता है और 12 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो चलिए इसको संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर जो नाइट्रोजन के परमाणु हैं 2 हैं, इधर 1 है, तो यहाँ पर लगाना होगा 2। अब नाइट्रोजन के परमाणु 2 तो एकम 2, और जो इधर आयोडीन के परमाणु हैं वो 2 हैं और इधर आयोडीन के परमाणु 2 हैं। अब ये
जो समीकरण है ये संतुलित है। और ये ऊष्मा है 12 किलो कैलोरी। और ये नाइट्रोजन आयोडाइड, नाइट्रोजन आयोडाइड। चलिए एक और एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको समझते हैं। यदि हम नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से करें, यदि हम नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कर दें, यदि हम नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कर दें तो हमें प्राप्त होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। और साथ ही इसमें जो है कुछ ऊष्मा जो है अवशोषित होती है, जो कि है 43.2 किलो कैलोरी। 43.2 किलो कैलोरी जो ऊष्मा है इसमें अवशोषित होती है। यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है और इधर 1 है, तो इसको संतुलित कर लेते हैं। यहाँ लगा देंगे 2, तो नाइट्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन भी 2 और 2 ही कम 2, यानी दोनों तरफ जो है अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या समान है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार थे उनको डिस्कस कर लिया है। अब जो शेष प्रकार हैं उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथियों, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही जो